नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सबसे पहले बात शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर 2 दिनों की भारी बिकवाली के बाद बाजार ने आज अच्छी तेजी देखी है। निफ्टी 156 अंकों की मजबूती के साथ 16,770 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें, करीब 500 अंकों का उछाल हमने यहां आते हुए देखा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की चाल कैसी रही है, कहां हुआ सबसे ज्यादा एक्शन, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं तमाम डिटेल्स। 2 दिनों की भारी बिकवाली के बाद आज बाजार में रिकवरी देखी गई है। निफ्टी ने 6,900 के लेवल को भी क्रॉस किया था। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली और बैंक निफ्टी में भी आज 500 अंकों से ज्यादा की तेजी थी। क्लोजिंग भी आज अच्छी रही और सरकारी बैंक को अगर छोड़ दें, जिसमें कि सपाट क्लोजिंग आज देखने को मिली है, सभी सेक्टरल इंडेक्स हर निशान में ही क्लोज हुए, तो चौतरफा खरीदारी हर तरफ से देखने को मिली। और आज की इस तेजी में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अच्छा योगदान दिया है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी करीब 156 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की मजबूती थी और बैंक निफ्टी में 170 अंकों की तेजी आज देखी गई है। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में आज तेजी थी। आईटी में HCL टेक, यूपीएल, विप्रो, अदानी पोर्ट्स ये आज के टॉप गेनर्स थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर ये कमजोरी के साथ आज बंद हुए। आज एफएमसीजी शेयरों में शानदार तेजी थी। गोदरेज कंज्यूमर के कॉल के बाद हमने देखा कि आज एफएमसीजी शेयर अच्छे चल रहे थे। इसमें गोदरेज कंज्यूमर, टाइटन, नेस्ले, ग्लोबल स्पिरिट ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो फर्टिलाइजर शेयरों में आज तेजी थी। कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, दीपक फर्टिलाइजर ये शेयर ऐसे थे जिसमें कि अच्छी तेजी लगातार कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आज अच्छा कारोबार देखने को मिला है। इतने दिन की कमजोरी थी और सबसे ज्यादा कमजोरी हम देख रहे थे, 2 दिनों की गिरावट सबसे ज्यादा रियल एस्टेट शेयरों में देखी गई थी, लेकिन आज वहां भी शानदार रिकवरी देखने को मिली। और आईबी रियल, ओबराय रियल्टी, महिंद्रा लाइफस्पेस और डीएलएफ इन सभी स्टॉक्स में आज मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। आमतौर पर बाजार में तेजी के बाद करेक्शन दिखता है, ये कहना है एमएफएसएल के रामदेव अग्रवाल का। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि 2020 में करेक्शन के बाद ही बाजार में तेजी दिख रही है और बाजार के लिए 2022 अच्छा साल हो सकता है। सुनिए इस बातचीत के कुछ अंश। How does one understand that the risk-reward ratio, considering that we have a potential to grow at 8 to 9% and earnings growth of 15% plus on an aggregate basis, 15 to 20%, is something that is not in the price? Because you've always said in the past that अगर आप और मैं कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है. So why do you think markets are not discounting this? I'm also not sure whether 8% will come. Because this year 10% is on the 8.5%, 9% growth is on the back of low base. So we are just about coming back to the pre-COVID right now. So next year, hopefully it is start of a new phase of Indian economy. Very good forex balance, very good IT exports. Other exports, non-IT exports are also doing very well. China plus policy is gaining ground. Your startup capital is quite buoyant. In fact, unprecedentedly buoyant. Then your private equity is very good. Your public markets are doing well. IPO market is buoyant. So I think from all sides, we have a lot of tailwind for the economy to pick up in the second year, in 22-23. And the probability is that we'll do very well. And hence the market should also, because after the correction, valuations are reasonable at 25-26 multiple. And if the EPS were to go from 730 this year expected, more like 830, 840 next year, I think we should have a reasonably good year in the next year. Ramdev ji, you've always shared something interesting with us, and you've said that look, markets always surprise us. They can surprise you on the upside and they can surprise you on the downside. We've had a good surprise on earnings and on the market return front also. So what is your understanding? This is a cycle which has started. ये 3, 4, 5, 6 साल की साइकिल है. मुझे तो ऐसे लगता है क्योंकि what I have seen in last 40 years is that every 7, 8 years, 10 years, you have one big cleansing up. Complete cleansing up. 92 was a cleansing, 2000 was cleansing, 2008 was cleansing, then 2020 we saw. The reason could be different every time,
but whatever excess was there in the market, it all got cleaned up. And then the new story starts, and again it builds and then overbuilds in next 7-8 years. So right now we are building up. Maybe at some point of time it will go out of hand and become overbuilt. So we're in that bull phase, and hopefully, I mean, when I see some of the statements of the consultants and all global consultants, and they say that India could grow at about almost 8 to 10% in next decade, they are saying. So I mean, a lot of people like Mark Mobius, McKinsey chief. I mean, I don't have any special way to look at any crystal ball gazing for Indian economy. But if by chance we can grow at 8% plus, then we are in a fantastic situation to make good money in equity markets in the years to come. You know, and that doesn't seem to be in the price, because I'm not too sure about 8% growth next year. Okay. तो रामदेव जी, शेयर बाजार में बोलते हैं that courses remain the same, horses they change. तो आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो है प्रॉफिट पूल और अर्निंग्स. तो अगला बड़ा प्रॉफिट पूल कौन सा है शेयर बाजार के लिए? देखिए, जो कन्वेंशनल आपके प्रॉफिट पूल हैं, जैसे इंडियन आईटी है, योर बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज हैं. सो लाइक हमारे वेल्थ क्रिएशन स्टडी में इट इज वेरी क्लियर दैट almost 24-25% comes from maybe even 27-28% comes from banking and financial companies. Then you have another 23-24% coming from IT, which has emerged as the largest sector. और मुझे ऐसा लगता है कि going forward in next 5-6 years, this IT sector is not only going to have large rise in the total profits, but the quality of profit is also very good. So I think that is going to become, it could become the largest sector, but I don't think it can beat the BFSI. But still, IT remains a very large one. Now the new segment which is coming up is the digital segment. I mean, right now most of the companies are not making money. Few of them, like IndiaMart, are not making money, but very small. But I think serious amount of money running into thousands of crores will be made in next 2-3 years by some companies. So my sense is that in next 10 years, I think one of the segments which will have a very large share of profit of the total corporate profits. Total corporate profit itself will grow by say 50% in next 10 years. So it will be 4x from here. Say if you make about 5 lakh crores profit, it will be about 20 lakh crores in next 10 years. But of that, about 20% would be coming from digital companies. So it will be a very large segment as we go forward. रामदेव जी, तो डिजिटल कंपनी पे थोड़ी बातचीत करते हैं. मैं ग्लोबल डेटा देख रहा था. रॉबिनहुड का शेयर हो या फ्रेशवर्क्स का शेयर हो या फिर अलीबाबा का शेयर हो, ग्लोबली सब बड़ी इंटरनेट कंपनीज के अंदर 30 से 70% की गिरावट आ चुकी है. और क्योंकि हिंदुस्तान में इन जो कंपनियों की वैल्यूएशंस हुई हैं वो ग्लोबल बेंचमार्किंग की वजह से हुई हैं. आपने जोमेटो की प्राइसिंग करी, आपने पॉलिसी बाजार की प्राइसिंग करी, ये ग्लोबल बेंचमार्क्स में हुई है. बिकॉज ग्लोबली प्राइसेस हैव कम डाउन, क्या ये नई इंटरनेट कंपनीज को झटका लग सकता है? और पक्का लगेगा. देखिए, आप इसका ख्याल करें. आई हैव सीन द हिस्ट्री ऑफ अमेज़न. इसकी लिस्टिंग हुई थी 95 में, कुछ $10-15 में लिस्टिंग हुई थी, और यहाँ से बढ़ के हो गया करीब $100 के आसपास हो गए 98-99 Y2 के बूम में. एंड देन इट क्रैश टू $5. जो भाव में इशू हुआ था उससे भी नीचे आ गए $5. जितने इन्वेस्टर थे सब साफ हो गए. जो ओरिजिनल इन्वेस्टर थे कोई नहीं रहे. उसके बाद पूरा का पूरा न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आया, और वो जो 2-5 बिलियन डॉलर का कंपनी था वो आज $2 ट्रिलियन की कंपनी है 20 साल में. तो ये कहानी फिर से रिपीट होगी यहाँ पर. और हमको ख्याल है कि Y2K जब हुआ था तो 93-94 में कोई नहीं पूछता था ये टेक कंपनीज को. फिर 96-97 में जब Y2K आया, सो देन द एक्सप्लोजन हैपेंड एंड कंपनीज वेंट 100x 200x एंड देन इट क्रैश्ड, and it crashed very badly. 80-90% crashing was there. Even the best of the companies crashed by 80-90%, and then from there we rebuilt to what we see today, 8 lakhs, 9 lakhs and all. So I think the same kind of story can happen. When it will happen, how it will happen, that only time will tell. But anything excess cannot last for a very long time. The hype which is created around these digital companies, they are also businesses. They also do free cash flow. They have some unique characteristics, but still they have to earn their whatever valuation is. And if they don't earn, they have to be corrected. So I am very clear that these companies
we'll see some kind of a correction or a stagnation in the prices. That, I mean, two ways you can, time wise you can correct or price wise you can correct. तो आपके हिसाब से ईवी की रेस कौन जीतेगा? ग्लोबली टेस्ला ये रेस जीत चुका है, पर एक नया प्लेयर था। हिंदुस्तान में कोई नया कंपनी नहीं है जो इसमें लिस्टेड स्पेस में नहीं है, जो ईवी के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा हो। ओला ईथर है, मगर वो अनलिस्टेड में छोटे हैं अभी। यहाँ पर टाटा मोटर है जो काम कर रहा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो करना चाहता है। हाँ, सो प्योर ईवी कंपनीज आनी चाहिए ना, निकुंज। The issue is that I don't want to get out of my legacy, profitability and business, and yet I want to build the EV. So I don't know ये जो combined जो बनेगा कैसे बनेगा वो समय बताएगा। आखिरी सवाल रामदेव जी, आप एक मंत्रा फॉलो करते हैं QGLP, क्योंकि आप इंटरनेट कंपनीज की अब बात कर रहे हैं, तो आपका QGLP फ्रेमवर्क अब इंटरनेट कंपनीज में कैसे काम आएगा? बिकॉज इनमें कैश फ्लोज तो अभी है नहीं, प्रॉफिट्स अभी समझना मुश्किल है, वैल्यूएशंस तो जी वो तो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर आप वैल्यू कर रहे हैं इनको। थोड़ा है, चैलेंज है। आई मीन इफ सो हियर बिजनेस मॉडल का सी business models are, all of them are kind of very asset like. That's a basic characteristic of digital companies. They are very, very asset like. So quality of businesses, if they are successful, are going to be very good. In fact, better than any other business model. They could be better than even HULs and Nestle's of the world, because there is no asset intensity here. The issue is that what is the quality of management? Do they have sustaining power? Do they have execution capability to take on to the onslaught of the global measures here, or even the local competitions which are coming out, and many more. Looking at the valuation of one company, there will be many more startup funding, and startup funding is coming at a pace we could have never imagined. So that itself will pose a big challenge. So I think yes, QGLP framework is the framework applicable even here. As far as the P part is concerned, once you see growth, I think what will surprise people is not only the growth rate, but the longevity of the growth rate. Because if you achieve the same thing, say 100x in 20 years, that's about 25% compound rate. If you achieve the same 100x in 10 years, that is 60% compounded. The valuation of the company, I mean, both of them have achieved the same destination. One has achieved in 10 years, the other has achieved in 20 years. The value of the first company will be 4 to 5x or maybe even 10x higher than the second company. So that is what is going to be really surprising to the investors, because we come with the old mindset and we are not willing to pay some fancy premium for the higher growth rate, higher quality of business, and longevity opportunity. So I think that's where the confusion will be. So QGLP is a very good framework even for digital companies, but we need to adapt to a large extent what parameters we are using for, particularly for the valuation. Since there is no profit, I don't think the P and PEG can be used, and that's why I think the new ratio I think one can do at this juncture is price to sales and price to sales growth. So adjust for the growth and the margin, potential margin and growth rate, and then price to sales. So I would say if the potential profit is going to be say 5%, we should, for a 50% growth company, we should give price to sales of about 4 to 5 times. And if the margin is going to be lower, say 2.5%, 3%, I would say price to sales of maybe 2 times, 2.5 times. That should be the kind of criteria. I'm still struggling with that, but that's the way to go about it, because there's no profit. There is no point in using, we cannot use P. हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी एटीएम सर्विसेज और कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में से एक सीएमएस इन्फोसिस्टम का आईपीओ बाजार में आज से खुला और कंपनी के आईपीओ के लिए 23 दिसंबर तक बोली लगाई जा सकती है। कंपनी ने इशू प्राइस 205 से 216 रुपए तय किया है और कंपनी की आईपीओ के जरिए 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है और पहले दिन इसका इशू 40% भरा है।
इतना ही नहीं, मैप्मा इंडिया की आज बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर कंपनी का शेयर 51% के प्रीमियम के साथ 1565 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। वहीं बीएसई में कंपनी का शेयर 54% के प्रीमियम के साथ 1582 रुपए पर लिस्ट हुआ है। हालांकि इसके बाद इसमें ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1000 से 1033 रुपए तय किया था और इसके लिए एक लॉट में कुल 14 शेयर शामिल थे। ये इशू करीब 155 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कोविड के दौर से अभी देश बाहर निकला भी नहीं और ओमिक्रॉन का संकट फिर से मंडराने लगा है, जिसको लेकर इंडस्ट्री में फिर से चिंता बढ़ गई है। वहीं गोदरेज अप्लायंस के बिजनेस हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी मानते हैं कि अगले 2 साल भी चुनौती से भरे हो सकते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा ने। I would like to ask that how has been the demand growth in electronic appliances in consumer appliances industry in 2021, and how do you see the next 2 years in this space? So as you are aware, I think this year has been a challenging year because the second wave has impacted our Q1 sales. And post that, I think both the inflationary trend that we see in the economy and also the commodity price hike, which has impacted the cost side of appliances, because of which as an industry we had to take up prices. I think all these have impacted demand. And unlike last year when we saw that after the wave 1, the market had bounced back and we did see good traction in Q2 and Q3 specifically. This year, of course, that sort of spike in demand have not been witnessed because of the reasons that which I have shared. Going forward, with the commodity prices at remaining at this level, we don't see it coming down so soon. And if that is so, with the appliance price per unit going up by about roughly 18 to 22%, I think affordability will still remain a challenge. And therefore, the next 2 years definitely will not be a very high growth years is what we anticipate. यस बैंक के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। फंड जुटाने के लिए यस बैंक के बोर्ड की आज बैठक भी हुई है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी है। बैंक इक्विटी शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स जैसे मान्य तरीकों से ये पूंजी जुटाएगा। ET Now स्वदेश ने 17 दिसंबर को ही इस खबर के बारे में आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी, लेकिन इस खबर पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, यस बैंक के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी है। ये बिल्कुल इन लाइन है जो हमने ET Now स्वदेश पर रिपोर्ट किया था कि यस बैंक का बोर्ड 21 दिसंबर यानी मंगलवार के दिन मिलने वाला है और 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक की फंड रेजिंग पर मोहर लग सकती है और वैसा ही हुआ। बोर्ड ने अलग अलग रास्तों से 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। हमें जो सूत्रों से पता चला है कि ये जो फंड रेजिंग होगी वो एक गो में यानी एक बार में नहीं होगी, अलग अलग ट्रांचेस में, ये इक्विटी में और डेट में मिलाकर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 में नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस फंड रेजिंग को किया जाएगा। और ये एक इनेबलिंग प्रोविजन जैसा है, मतलब बोर्ड से मंजूरी ले ली है, अब जरूरत के हिसाब से जब भी पूंजी जुटानी होगी तो यस बैंक बाजार में जाएगा और पूंजी जुटाएगा। पिछले कुछ दिनों में क्रेडिट रेटिंग में भी रेटिंग एजेंसियों द्वारा सुधार हुआ है, तो यस बैंक है उस पर राइट करके अब फंड रेजिंग का रास्ता अपनाना चाहता है और आप देखेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर्स में वो फंड रेजिंग शुरू कर सकता है।
टाटा ग्रुप एयर इंडिया एक्सप्रेस का मर्जर अपनी लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया इंडिया के साथ कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मर्जर के बाद टाटा ग्रुप का इरादा घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स पर लो कॉस्ट उड़ानें ऑपरेट करने का है। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं 18 नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर, क्या है ये जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, 18,000 करोड़ में एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को जीतने के बाद टाटा जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है वो कुछ यूं है कि एयर इंडिया को लेकर के बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी होगी, उसको इंटरनेशनल रूट पर उसके लिए टाटा की अलग योजना है। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे यानी कि ऐसी उड़ान जो छोटी दूरी को के लिए है, मसलन उसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की अच्छी खासी पकड़ है। साथ ही इंटरनेशनल रूट जो छोटी दूरी वाले हैं वहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की अच्छी पकड़ है और उसको एयर एशिया इंडिया के साथ मर्ज करके, उसका विलय करके टाटा की कोशिश चाहिए कि उसको एक ही छत के नीचे लाए और एक एयरलाइन के तौर पे उसको उड़ान उसकी भरी जाए। अगर एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मर्ज करती है टाटा तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ताकत के नजरिए से अगर आपको देखना है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस करीब 14 इंटरनेशनल रूट पर फ्लाई करती है और 21 भारतीय शहरों को जोड़ती है 14 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक रूट पर भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की अच्छी खासी पकड़ है। जबकि एयर एशिया इंडिया को अगर आप देखें तो साल 2013 से इसकी शुरुआत हुई और अब तक आप देखें तो करीब 17 से ज्यादा डेस्टिनेशंस पे एयर एशिया इंडिया की फ्लाइट्स उड़ती हैं। तो ये जो दोनों ही एयरलाइन के जो पॉजिटिव्स हैं, इसको टाटा कोशिश ये कर रही है कि उसको एक साथ लाए, मर्ज करे और एक समान अनुभव अपने हवाई मुसाफिरों को दे। अगर वो इस प्लान पर आगे बढ़ती है तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एयर एशिया इंडिया और साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस को अगर एक साथ लाते हैं तो एक ही तरीके का टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर इन दोनों एयरलाइंस में टिकट मुहैया कराया जाएगा। फूड और बेवरेजेस का एक्सपीरियंस भी लगभग एक समान होगा, ब्रांडिंग भी लगभग एक समान होगी। तो कोशिश टाटा की यही है कि ऐसे छोटे रूट जहां पर इंटरनेशनल फ्लाई भी हो सकता है, डोमेस्टिक रूट पर भी अच्छी खासी पकड़ हो सकती है, तो वहां पर एयर एशिया इंडिया को और एयर इंडिया एक्सप्रेस को मिला करके एक सिंगल एंटिटी बनाया जाए और दोनों ही एयरलाइंस की जो ताकत है उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया समीर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। फेक न्यूज फैलाने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी पर केंद्र सरकार ने भारत विरोधी प्रचार करने वाले 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया है। ये चैनल और वेबसाइट्स पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। सरकार ने ये आईटी एक्ट में हाल ही में नोटिफाई की गई गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैन लगाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक देश में भय और भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीमा पार से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आज राज्यसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया गया है। इस बिल में वोटर लिस्ट में वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है, यानी कि बिल के पास होने से अब वोटर कार्ड के साथ आधार लिंक कराया जाएगा, जिससे फर्जी पहचान और फर्जी वोटर्स पर भी लगाम लगेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को देश में साफ सुथरी चुनाव के लिए सही करार दिया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 जो हम लेके आए हैं, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। हम जब कहते हैं कि हमारा चुनावी जो प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है, वो अच्छी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल ही साफ होना चाहिए ना। आपका जो इलेक्शन लिस्ट है उसमें अगर गलत नाम है या एक आदमी का 3-4 जगह नाम है और फर्जी वोटर लिस्ट है, उसको हटाने का क्या और दूसरा हमारा जरिया हो सकता है। यही जो कदम हम आज उठाने जा रहे हैं, यही सबसे अच्छे तरीके हैं कि किसी को आप
नागरिक को वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार कार्ड जिसको इलेक्शन के जो तरीके में हम लिंक करने जा रहे हैं वो कोई कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। और साथ साथ में अगर एक हम आम नागरिक है और मैं इस देश का वोटर हूँ, मैं जेन्युइन वोटर हूँ, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि मुझे अपने सही नाम के साथ, सही आइडेंटिटी के साथ वोटिंग राइट का मुझे प्रावधान दिया जा रहा है। तो इसमें आशंकाएं जताने का कोई विषय नहीं है। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि मैं अपना आधार वोटर आईडी से क्यों लिंक करूं? हो सकता है मैं वोट दूं और हो सकता है मैं ना दूं, ये मेरी मर्जी है। Supreme Court made it clear that Aadhaar can only be used for services which are absolutely essential to the people. Now, voting is a pure electoral right, voluntary for people. Why should I link my Aadhaar to my electoral entry? I may vote, I may not vote, I may abstain. Therefore, I don't think it is allowed under the Supreme Court judgment. लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल को लोकसभा में पेश किया, जिस पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने काफी विरोध भी किए और बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की। सरकार की ओर से बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने वाला बताया गया है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार विपक्ष और दूसरे स्टेक होल्डर्स से चर्चा किए बगैर एक तरफा कानून लाई है। विपक्ष की मांग पर स्मृति ईरानी ने ज्यादा चर्चा के लिए बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की सिफारिश की। पीएम मोदी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कई महिला स्वयं सहायता समूहों के खातों में डिजिटली 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। पीएम मोदी ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखिया जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूहों को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था।
आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। बात करते हैं भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस की। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते हुए 200 के आंकड़े को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें, कुल 35 मामले सामने आए हैं। देश के 13 राज्यों में ओमिक्रॉन केसेस मिले हैं, जिनमें 5 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में ही 3/4 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामलों पर राज्यवार नजर डालें तो महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 मामले डिटेक्ट हुए हैं, जबकि तेलंगाना में 20 केसेस, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14, उत्तर प्रदेश में 2 मामले सामने आए हैं। ओडिशा में भी आज 2 नए केसेस मिले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु में 1-1 ओमिक्रॉन मामले सामने आए हैं। देश में कुल 73 ओमिक्रॉन मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 28, राजस्थान में 18, कर्नाटक में 15, दिल्ली में 12, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र और पश्चिम बंगाल के 1-1 मरीज इसमें शामिल हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है और कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जरूरी कदम उठे ऐसे निर्देश दिए गए हैं। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी खुशबू तिवारी दे रही हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कुछ नियम और कायदे तय किए हैं कि कब कंटेनमेंट जोन लगाने चाहिए और कैसे कैसे जिलों को जल्द से जल्द एक्शन में आकर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा जल्दी फैलता है और यही एक वजह है कि यहाँ पे ज्यादा तेजी से एक्शन लेने की जरूरत है। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा है कि अगर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट किसी एक हफ्ते में किसी एक जिले में 10% से ज्यादा हो जाता है या फिर ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड्स हैं या आईसीयू जो बेड्स हैं वो 40% से ज्यादा भर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंटेनमेंट पे तेजी से काम करना होगा। नाइट कर्फ्यू लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बड़ी भीड़ भाड़ वाली कोई गैदरिंग होने वाली है तो उसके लिए नियम कड़े किए जा सकते हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या घर घर जाकर भी RT-PCR टेस्ट कराए जाए, लोग तो ट्रेस किया जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा हो और जितने भी आईसीयू बेड्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल स्टाफ है, मैन पावर है, इन सब और जो बेड अवेलेबिलिटी है, इन सब को बढ़ाने पर तेजी से काम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां पे 100% टीकाकरण हो चुका हो, जहां नहीं हुआ है वहां जल्दी से जल्दी टीकाकरण में तेजी लाई जाए और जो ज्यादा घनत्व वाले जिले हैं वहां पर नियमों को ज्यादा जल्दी से या ये पैरामीटर्स के अलावा भी वे एक्शन और कंटेनमेंट जोन तैयार कर सकते हैं ताकि ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा ना बढ़ें। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन ने आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज की चिंताएं भी बढ़ा रखी हैं। फेस्टिव सीजन भी अब नजदीक है, तो ऐसे में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की कोरोना से बचाव के लिए क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए उर्वशी से बात की हमारे सहयोगी वरुण भसीन ने। कोविड से लड़ाई अभी भी चल रही है, लेकिन अब वो लड़ाई को बॉलीवुड कैसे झेलता है, सबसे पहले तो ये समझना भी जरूरी होता है। इस वक्त उर्वशी रौतेला हमारे साथ है। हाय उर्वशी। सबसे पहले मैं सोचूं और समझूं तो सोचा तो मैंने ये कि कोविड से क्या बॉलीवुड के लोग भी डरते थे, नहीं डरते थे, तो सबसे पहले कोविड को लेकर अभी आपके क्या विचार है, क्या लग रहा है? चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो या कोई भी इंसान हो, आई थिंक कोविड एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया का हर एक इंसान डर रहा है अभी, और जितना हो सके प्रिकॉशंस करें, जितना हो सके अपने आप को सेफ गार्ड होकर के चलें, क्योंकि अगर आप अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे या फिर अपनी जितने भी आसपास के लोग हैं, अपनी पूरी टीम मेंबर्स का सबका ख्याल रखें। और बिकॉज कोविड-19 अभी भी जितना मुझे लगता है अभी रहने वाला है, तो जितना हो सके जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिकॉज आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे ध्यान रखता है कि व्हाट उर्वशी इज डूइंग और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो आपका सबसे पहले क्या मैसेज है? न्यू ईयर देयर, क्रिसमस इज देयर, सो लोगों के लिए कि किस तरह से क्या बिहेव करना? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी हॉलीडेज। आई नो फेस्टिव सीजन फुल ऑन बैंग ऑन तरीके से स्टार्ट हो गया है, बट फिर भी बिकॉज आई एम श्योर कि क्रिसमस पार्टीज होंगी, न्यू ईयर पार्टीज होंगी और सभी लोग एक ग्रुप में एकजुट होंगे,
तो जितना हो सके अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें. एंड yeah, I mean, all I want to say, all I want to wish is ki, have killer Merry Christmas and amazing New Year. आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू. इस बार भी नए साल में पार्टी कोरोना पाबंदियों के साए में ही मनाए जाएंगी. ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर मुंबई में 31 दिसंबर की रात तक धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही वहीं पार्टियों में 50% कैपेसिटी के साथ बुकिंग हो सकेगी. दिल्ली और बेंगलुरु में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं. देखिए रिपोर्ट. नए साल का जश्न इस बार भी फीका रहने वाला है. कई बड़े शहरों में न्यू ईयर पार्टी पाबंदियों के बीच होने वाली है. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ ही भीड़ वाली जगहों और पार्टियों के लिए नियम कड़े किए जा रहे हैं. लोग भी इस नए साल पार्टियों से ज्यादा स्टेकेशन पसंद कर रहे हैं. मसलन मुंबई में 31 दिसंबर की रात तक धारा 144 लागू है और बीएमसी ने भी पार्टियों को लेकर कड़े नियम जारी किए हैं, जिसके तहत 50% क्षमता तक ही बुकिंग की जा सकेगी. मुंबई में अगर नए साल की पार्टी मनाना चाहते हैं तो आपको 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है. मुंबई में ग्रैंड हयात में लाइव म्यूजिक के साथ फेस्टिव बूफे के लिए 5,499 रुपए से बुकिंग शुरू है, जबकि डांस फ्लोर कोविड के कारण बंद रहेगा. वहीं बार चेन सोशल के भी सभी आउटलेट नए साल की पार्टी के लिए बुकिंग ले रहे हैं और इनके कवर चार्जेस 3,000 रुपए से शुरू हैं. कई लोग कैंपिंग या फिर करजत और इगतपुरी में रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, जिनके चार्जेस 2,000 रुपए से शुरू हैं. दिल्ली में भी हाल ही में ब्राउन मुंडे स्टार एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते रद्द किया गया. इसलिए यहाँ भी बड़ी पार्टियों को लेकर लोग सतर्क हैं. हालांकि यहाँ भी लोग लंच आदि के लिए बुकिंग करा रहे हैं. दिल्ली के द कनॉट में न्यू ईयर पैकेज 2 लोगों के लिए 12,000 रुपए से शुरू है, जबकि गुड़गांव के हयात प्लेस में 11,111 रुपए से. लेजर होटल्स में बुकिंग्स ऑलरेडी भरी हुई हैं क्योंकि इंडियंस आर ट्रैवलिंग टू लेजर होटल्स. बिजनेस होटल्स में स्टेकेशन के दौर से वी आर सीइंग लास्ट मिनट फिल अप. द पार्टीज आर और इवेंट्स आर ओनली फॉर इन हाउस गेस्ट्स. टिपिकली जो इन हाउस गेस्ट है हमारे, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस, बुफे पैकेजेस है, बट कोई डीजे नाइट जैसे बोलते हैं बड़ी पार्टीज नहीं है इस साल. होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक होटलों की बुकिंग्स में उछाल आया है, लेकिन वे अब तक साल 2019 के स्तर पर नहीं पहुंचे. हालांकि कीमतों में बढ़त जरूर देखने को मिली है. एवरेज रूम रेट साल 2019 के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है. लीजर कैटेगरी के लिए ये 15,000 रुपए है, तो वहीं मिड मार्केट प्रॉपर्टी के लिए ये औसतन 7,500 रुपए के करीब है. नए साल के लिए गोवा, शिमला, धर्मशाला जैसे लोकेशन डिमांड में बने हुए हैं. खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश. चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार मनी मंत्रा और बताएंगे आपको कौन है हमारे आज के स्वदेश हीरो. बने रहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त आ गया है मनी मंत्रा का, जहां पर आपको बताएंगे कि सोने की जो कीमतें बढ़ रही हैं आगे चलकर और कितनी बढ़ सकती हैं. सोना जो महंगा हो रहा है, क्या मौजूदा हालात में आपको निवेश इसमें करना चाहिए? पूरी बातचीत मनी मंत्रा में. कुणाल, सोने की चमक कितनी बढ़ सकती है? अपना निवेश मैं सोने में कितना बढ़ाऊं? जी, अभी आप देखेंगे पूरे विश्व में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने जो पैंडेमिक आया था वो टाइम पे जो लिक्विडिटी लॉन्च की थी मार्केट में, तो ये सभी वर्ल्ड के टॉप 4 सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट $11 ट्रिलियन से एक्सपांड होके $30 ट्रिलियन चली गई है. तो आप सोचिए इंडिया नेक्स्ट 4 साल में $2.5 से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है अगर, तो इतना लिक्विडिटी, आज हम लोग बात करें $20 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई है. तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया उसके कारण, और आगे जाके ये लिक्विडिटी है ये सकआउट की जा रही है सिस्टम में से. ये फियर है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो अनसर्टनिटी आने वाले 3-4 महीने में बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है. और गोल्ड इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ अनसर्टनिटी. गोल्ड इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ फियर इन द मार्केट. तो जो फियर फैक्टर है वो बढ़ना चालू हो गया है. तो इसके कारण गोल्ड का भविष्य आने वाले 6, 8, 10 महीने का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. आने वाले 3-4 सालों का
गोल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। चलिए, तो ऐसे में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सोने में निवेश कर रखा है उनके लिए तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में मुझे अपने पोर्टफोलियो को अगर रीबैलेंस करना हो पंकज जी, तो सोने में निवेश कितना रखा जाए और कितना बढ़ाया जाए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी इस तरह का उतार चढ़ाव का माहौल आता है, जहां पर भी हम देखते हैं, जब भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता का माहौल है, तो सोने की जो एक सेफ हेवन अपील है उसमें बढ़त आ जाती है। पहला सवाल यही है कि अगर किसी को शुरुआत करनी है तो बेहतर और सबसे बढ़िया तरीका निवेश करने का सोने में कौन सा है? देखिए, यदि आपको लमसम में करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी चॉइस है, और हर महीने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के नए ट्रांच ओपन होते हैं, तो उसमें किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी मार्केट में भी किया जा सकता है। लेकिन यदि हम लंबी अवधि के हिसाब से बात करें कि आपको एसआईपी करनी है, तो फिर म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड में एसआईपी की जा सकती है, और या फिर गोल्ड ईटीएफ भी बाय किया जा सकता है। तो आपके पास में ये 3 चॉइसेस हैं, जो कि फाइनेंशियल फॉर्म में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छी चॉइस है। कुणाल हमारे साथ है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोने की चाल जो है वो किस कीमत तक पहुंचेगी। आपने कहा कि आने वाले वक्त में तो हम सोने की कीमतों में इजाफा देखेंगे ही कुणाल, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये 4 से 5 साल तक बरकरार भी रह सकता है। मौजूदा स्थिति से कितनी बढ़त या तेजी की आप संभावना यहाँ जता रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इंडियन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो 45-46,000 के नीचे गोल्ड नहीं जाएगा, और ऑन द अपसाइड 53 फर्स्ट एंड 55 सेकंड टारगेट। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2022 में गोल्ड आपको 55,000 का रेट ट्रेड करता हुआ दिखाएगा। सो कंजर्वेटिवली 10 to 12% अपसाइड मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट करता हूँ नेक्स्ट साल। ऑलराइट, तो ऐसे में बारीकी से हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर एक चर्चा करना चाहते हैं पंकज जी, जो फिलहाल मौजूदा स्तर में हम देखें तो सबसे दिलचस्प तरीका है और निवेशकों में इसको लेकर काफ़ी अच्छा खासा उत्साह भी है। मार्केट प्राइस से लगभग आपको 2.5% के आसपास ज़्यादा इस पर ब्याज मिलता है। निवेश की प्रक्रिया इसमें कैसी होगी? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है, तो ये सॉवरेन नाम ही है, तो मतलब गवर्नमेंट की गारंटी है इसके ऊपर, और ये प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट वाला, उसके बराबर ही है। यानी कि एक बॉन्ड जो इसका है वो 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर है। अब इसमें बाय करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डीमैट अकाउंट में इसको बाय कर सकते हैं, और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो विदाउट डीमैट अकाउंट भी आरबीआई की बुक में आप इसे बाय कर सकते हैं। तो यानी कि आप फिजिकल फॉर्म एक तरह से मतलब बाय कर रहे हैं विदाउट डीमैट, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसका, और वो आरबीआई के अकाउंट में रजिस्टर हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की, जो है एक फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने वाली कंपनी और करीब 4 दशक से कारोबार कर रही है, और ये है DFPCL। क्या है इस कंपनी की कहानी, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DFPCL, जो इंडिया की फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। वैसे तो चिमन लाल मेहता ने साल 1979 में अमोनिया मैन्युफैक्चरर के तौर पर DFPCL की स्थापना की थी, लेकिन आज कंपनी कई प्रोडक्ट बना रही है, खासकर इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर और खेती से जुड़े केमिकल। साल 1992 में DFPCL ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अपना विस्तार किया और अपने उर्वरकों की मार्केटिंग भी शुरू कर दी, जिसको नाम दिया गया महाधन। ये ब्रांड जल्दी ही पॉपुलर हो गया और किसानों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। DFPCL आज कई तरह के केमिकल बनाने में देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। DFPCL नाइट्रिक एसिड बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी और एशिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग खासकर दवाई और एक्सप्लोसिव बनाने में होता है। यही नहीं, कंपनी देश की टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की इकलौती कंपनी है। टैन एक्सप्लोजिंग फार्मास्यूटिकल में काम आता है।
वहीं स्पेशलिटी फर्टिलाइजर में भी कंपनी मार्केट लीडर है, जो पानी में मिलाने वाले फर्टिलाइजर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुआ DFPCL का कारोबार आज दुनिया भर में पहुंच चुका है। DFPCL 6 महाद्वीप के 27 देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की कमाई की बात करें तो कंपनी की सालाना आय 5800 करोड़ रुपए है, जबकि मुनाफा 400 करोड़ से ज्यादा। इंडस्ट्रियल सेगमेंट से कंपनी को 34% कमाई होती है, जबकि टैन यानी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट सेगमेंट के 25%। वहीं क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस से 41% की आय होती है। आज कंपनी के पास बड़े बड़े ग्राहक हैं, जैसे ACC, अंबुजा, सिप्ला, RPC, अतुल, IOC। केमिकल के कारोबार में DFPCL को 40 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है। अब तक कंपनी ने अपने दम पर लगातार तरक्की करते हुए एक के बाद एक नए आयाम तय किए हैं। देश और दुनिया में पिछले कुछ सालों में DFPCL ने जबरदस्त काम किया, जिसकी वजह से आज ये क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। यही वजह है DFPCL को चुना है हमने आज का स्वदेश हीरो। ET नाउ स्वदेश। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं DFPCL के चेयरमैन शैलेश मेहता और इनसे जानेंगे कंपनी की आगे की प्लानिंग के बारे में। स्वागत है आपका शैलेश जी। ये बताएं, कंपनी ओडिशा में एक ओमिनिया बेस्ड प्लांट में 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने वाली है, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है अब तक? पहले मैं आपको थोड़ी मैक्रो इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम दीपक फर्टिलाइजर में 3 बिजनेस में है और तीनों बिजनेस इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही अच्छी तरह से अलाइंड है। एक है हमारा फर्टिलाइजर बिजनेस जो एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है। दूसरा हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं जो लिंक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ, फाइन केमिकल के साथ। और तीसरा सेक्टर है माइनिंग केमिकल्स, जहां में हम टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो माइनिंग केमिकल्स की बात करूं तो उसमें जो इंडिया की नीड है पावर के लिए, उसके लिए इंडिया को चाहिए कोल। इंडिया की नीड है बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट के लिए, उसके लिए इंडिया को चाहिए सीमेंट, और सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से। ग्रोथ के लिए चाहिए मिनरल्स, मेटल्स, और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, डैम्स, एक्सप्रेसवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के लिए टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, तो उससे क्या है, ओर को हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारा माइनिंग केमिकल्स टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट है, वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी से बहुत ही अच्छे इस तरह से अलाइन है। तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी इन अ नेचुरल वे। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पॉलिसीज अब लास्ट ईयर से चालू कर दी है एनकरेजमेंट के लिए, और रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे माइनिंग का बड़ा ही एनकरेजमेंट हो जाएगा इन इंडियन इंडस्ट्री। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से इस समय ठंड कपाने वाली ठंड में यहाँ पर चपेट में है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शीतलहर की भीषण चपेट में है। कश्मीर में डल झील जम चुकी है और यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पारे में भी गिरावट आई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के रेतीले इलाके, जहां जब रेत गर्म होती है तो आग उगलती है, लेकिन इन दिनों सर्दी का सितम कुछ ऐसा है कि रेत पर भी बर्फ जमने लगी है। खेत खलिहान से लेकर मकान दुकान तक चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी शाम होते होते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर चुका है, तो वहीं लखनऊ में 6, श्रीनगर में -3, गाजियाबाद, जयपुर, पटना और भोपाल में 8, तो चंडीगढ़ और देहरादून में पारा 4 डिग्री तक गिर चुका है। ठंड के साथ साथ कई जगहों पर कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग आने वाले दिनों में तापमान के और गिरने की चेतावनी जारी कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में शीतलहर से कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं। पूर्वी और मध्य भारत में भी न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। इससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग पिछले महीने ही इस बात का पूर्वानुमान जता चुका है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक यानी 3 महीने दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी। इस दौरान ठंड और न्यूनतम तापमान के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी टूटते हुए देखे जा सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।